क्या आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं? क्या आप चाहते हो कि आप फ़िज़िक्स का हर प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर लो? तो आप आज ही सब्सक्राइब करें हॉटस्पॉट लर्निंग, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आपको अभय सर दे रहे हैं एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने कंपटीशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय प्यारे से चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग इन स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी दूरियों का मापन। हम लोगों ने बड़ी दूरियों का मापन पढ़ लिया, क्योंकि बड़ी दूरियां हमको पता है, बड़ी दूरियां वो होती हैं जो जिनकी वैल्यू 100 मीटर से अधिक दूरियां जो होती हैं वो बड़ी दूरियां होती हैं, और जो दूरियां 10⁻⁻5 मीटर से छोटी दूरियां होती हैं उनको हम बोलते हैं छोटी दूरियां। तो छोटी दूरियों को मापन कैसे करते हैं, आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है बड़ी दूरियों का मापन। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो अभी हम चलते हैं, आज छोटी दूरियों का मापन करते हैं। आइए प्यार से समझते हैं, अच्छे से एकदम। छोटी दूरियां, सबसे पहले छोटी दूरियां क्या होती हैं बेटा? छोटी दूरियां क्या होती हैं? जो दूरियां क्या होती हैं बेटा? जो दूरियां 100 मीटर, छोटी दूरियां क्या होती है? जो दूरियां 10⁻⁻5 मीटर से कम होती हैं उन्हें हम बोलते हैं छोटी दूरियां। ठीक है बेटा। अब इन दूरियों को, जो 10⁻⁻5 मीटर से कम दूरियां होती हैं, उनको कैसे मापते हैं? तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे इनको हम, छोटी दूरियों को हम दो विधि से मापते हैं। पहली विधि हम है प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि, जिन छोटी दूरियों को प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि से मापन। और दूसरी है अप्रत्यक्ष, जिनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप पाते हैं उनको हम अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं, अप्रत्यक्ष विधि। अब हम कितने रेंज तक की छोटी दूरियों को हम प्रत्यक्ष विधि में नापते हैं? तो वो है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। इतने तक की दूरी, 10⁻³ मीटर से 10⁻10 मीटर तक की दूरियों को हम प्रत्यक्ष विधि से नाप सकते हैं। तो इनके लिए यंत्र क्या होते हैं? वो होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। तो इन दो यंत्रों से हम प्रत्यक्ष रूप से इन दूरियों, छोटी दूरियों को नाप सकते हैं। जो दूरियां 10⁻³ मीटर से 10⁻10 मीटर के बीच में है, उन दूरियों को हम सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की मदद से प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। लेकिन जो दूरियां 10⁻5 मीटर से भी छोटी होती हैं, जो दूरियां 10⁻10 मीटर से भी छोटी होती हैं, उन्हें हम अप्रत्यक्ष विधि से मापते हैं। उन्हें हम क्या मापते हैं बेटा? अप्रत्यक्ष विधि से मापते हैं। जैसे किसी परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर से छोटा होता है, ठीक है, तो उनको हम अप्रत्यक्ष विधि से मापते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि तो हो गया। अप्रत्यक्ष विधि से हम जब नापते हैं जिन दूरियों को, उसके भी दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है। पहला मेथड होता है अवोगाद्रो विधि द्वारा परमाणुओं की त्रिज्या ज्ञात करना। दूसरा होता है ऑलिक अम्ल के बूंदों
का व्यास ज्ञात करना। तो आइए दोनों वीडियो को हम लोग पारी पारी देखते हैं अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। पहला वीडियो देखते हैं इसमें अप्रत्यक्ष विधि से, अवोगाद्रो विधि से परमाणु का आकार ज्ञात करना। तो बच्चों और हम इस विधि को देखते हैं। इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई पदार्थ जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु हमारे गोले के आकार के होते हैं, इस तरह के होते हैं। ठीक है, अगर हमने 4 परमाणुओं को ले लिया, इस तरह से किसी पदार्थ के 4 परमाणुओं को ले लिया, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 4 परमाणुओं को बिल्कुल सटा के रख देते हैं, तो इतना भाग क्या होता है, इतना भाग बच जाता है, इतना भाग बच जाता है। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हमने एक मोल पदार्थ लेते हैं, 1 मोल पदार्थ में परमाणुओं का आयतन देखते हैं, परमाणुओं का आयतन देखते हैं, तो ये होता है 2/3 गुणे पदार्थ का आयतन। यहाँ से दिख रहा है बेटा, जैसे हमने 4 परमाणु लिया, 4 परमाणु में इतना पार्ट क्या हो रहा है, खाली हो जा रहा है, यानी 1/3 पार्ट इसमें से निकल जा रहा है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2/3 पार्ट ही बचेगा। तो पदार्थ का कुल हमारे 2/3 पार्ट ही बच रहा है, इतना पार्ट हमारा क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। -1/3 क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, 1/3 माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना बच रहा है, 2/3 इतना पार्ट बच रहा है। अब हमको 2 चीज़ें निकालना है, पहला परमाणुओं का आयतन निकालना है, दूसरा पदार्थ का आयतन निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग निकालते हैं, इसको देखते हैं। 1 मोल पदार्थ में यहाँ पे हम लोग मानते हैं, इसको हम कहाँ करते हैं, इसको इधर करते हैं, इधर समझौता, इधर यहाँ पे ये हो गया, ये पदार्थ का आयतन, इसको यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे माना क्या माना 1 मोल पदार्थ में, माना 1 मोल पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है, अर्थात 6.023 पूरे 10⁻23 परमाणु। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास 1 मोल में परमाणुओं की संख्या n है, तो 1 मोल में परमाणु का आयतन बराबर क्या होगा बेटा, एक परमाणु गोला होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3, और कितने परमाणु हैं, n परमाणु हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक बेटा, इतनी बातें समझ में आई। अब हम मानते हैं कि माना परमाणु की त्रिज्या, माना ये हो गया, ठीक है। अब माना हम यहाँ पे
पदार्थ का द्रव्यमान कैपिटल एम, यानी इसका पदार्थ का अणुभार है ये कैपिटल एम, माना पदार्थ का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा घनत्व रो है, तो पदार्थ का आयतन बराबर कैपिटल एम अपान रो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड हो गया। तो ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सही थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में सेकेंड और थर्ड का मान रखने पर, जब फर्स्ट में परमाणु का आयतन और पदार्थ का आयतन का मान रखते हैं तो उनको प्राप्त होता है, क्या दिया है, एक मोल परमाणु का आयतन कैपिटल एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पदार्थ का आयतन कितना बेटा 2/3 इंटू पदार्थ का आयतन कैपिटल एम अपान रो। यहाँ से 3 से 3 गया, 2 गया 4 हुआ। अब यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे, आर क्यूब की वैल्यू, तो ये होगा कैपिटल एम अपान पाई एन इंटू रो, 2 पाई एन इंटू रो, या आर बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल एम अपान 2 पाई कैपिटल एन रो इसके पावर 1/3। ये हो गया बेटा हमारा परमाणु की त्रिज्या। इससे हम परमाणु की त्रिज्या, इस परमाणु की जो एक परमाणु होती है उनकी त्रिज्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रहा अवागाद्रो मेथड। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। बेटा हमारा नेक्स्ट मेथड है औलिक अम्ल की बूंद का औलिक अम्ल की बूंद का व्यास ज्ञात करना। औलिक अम्ल की बूंद का व्यास ज्ञात करना। ठीक है बेटा, औलिक अम्ल की बूंद का व्यास ज्ञात करना। माना हमने एक ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने क्या किया, ये हमारा जल लिया हमने, ये जल है और जल के ऊपर एक छोटी सी परत है, किसकी, औलिक अम्ल की। एक बूंद वाला इस तरह से परत है, किसकी, औलिक अम्ल की, और जिसकी मोटाई हमने माना है यहाँ पे क्या है, स्मॉल की। इसी को हमको ज्ञात करना है। यही इधर मिल जाएगा तो इसका, इस बूंदों का व्यास पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, जल है और ये क्या है, औलिक अम्ल है, औलिक अम्ल है। ठीक है बेटा, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इस परत को और भी पतला बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल को मिलाते हैं, औलिक अम्ल को इसमें मिलाते हैं। तो इन दोनों का अगर मिश्रण देखते हैं, इन दोनों का मिश्रण में मिश्रण होता है। इन दोनों के मिश्रण में से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लेते हैं। फिर इसमें फिर हम 20 सेंटीमीटर क्यूब
एल्कोहल डालते हैं, एल्कोहल डालते हैं। फिर क्या करते हैं, इनका जो मिश्रण आता है, इन दोनों का जो मिश्रण आता है, इन दोनों के मिश्रण में, इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों के मिश्रण में हम क्या निकाल लेते हैं, ऑलिक अम्ल की सांद्रता। अब जब इन दोनों का मिश्रण लेते हैं, इसमें से हम इसको मिश्रण बना के रख देते हैं, तो इसमें से एल्कोहल जो होता है उड़ जाता है। तब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑलिक अम्ल की जो सांद्रता होती है, वो सांद्रता बराबर जो होती है, ऑलिक अम्ल की सांद्रता जो होगा बराबर हो जाएगा 1/20 × 20। अब बेटा ये सांद्रता कैसे निकला, ये आप केमिस्ट्री वाले टीचर से समझ लेना, ठीक है। हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर एल्कोहल नहीं है, अगर हम यहाँ पे 30 सेंटीमीटर एल्कोहल लेते हैं और यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर एल्कोहल लेते हैं, तो यहाँ पे सांद्रता 30 × 30 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 40 लेते हैं, यहाँ पे भी 40 लेते हैं, यहाँ पे 40 × 40 होता है, ठीक है। तो हम मिश्रण में ऑलिक अम्ल की सांद्रता निकालनी है। अब इसी मिश्रण में से कुछ बूंदें निकाल करके, हम अपने कंटेनर के वाटर पे, ये हमारा वाटर है, ये वाटर है, वाटर पे हम क्या करते हैं, इन्हीं बूंदों को यहाँ पे डालते हैं, कुछ बूंदों को। मान लीजिए हमने n बूंदे ले लिया, ये n बूंदों को इस पे डालते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो मोटाई है वो क्या है, t है, इसका थिकनेस t है, और इसका एरिया हमको पता है a है। तो यहाँ पे हमने n बूंदे इस पे डाला, तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो माना बूंदों का आयतन V है, तो यहाँ पे n बूंदे हैं, तो n बूंदों का आयतन अगर हम देखेंगे बेटा, तो ये यहाँ क्या होगा, n × V हो जाएगा, इंटू 1/20 × 20। n बूंदों का ऑलिक अम्ल के n बूंदों का सांद्रता, n बूंदों का आयतन, ऑलिक अम्ल के n बूंदों का आयतन जो होगा NV × 1/20 × 20 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे लिख लो, ऑलिक अम्ल के n बूंदों का आयतन NV × 1/20 × 20 हो जाएगा। अब बेटा अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो इसका आयतन क्या होगा, इस परत का आयतन, परत का ऑलिक अम्ल के परत का आयतन, ऑलिक अम्ल के परत का, ऑलिक अम्ल के परत का आयतन, ऑलिक अम्ल की परत, ऑलिक अम्ल की परत का आयतन बराबर क्या होगा बेटा, A × T हो जाएगा। तो ये इसके बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑलिक अम्ल के लिए है, तो ये NV × 1/20 × 20 बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या, A × T। तो यहाँ से हम T बराबर निकाल सकते हैं NV/400 × A। तो यहाँ से बेटा हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, ऑलिक अम्ल के बूंद का व्यास हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। और बेटा एक बार फिर से देखते हैं, इसको एक बार फिर से समझते हैं। पहले हमने क्या बताया, हमने वाटर लिया, उस पर वाटर पे हमने ऑलिक अम्ल का एक परत देखा, उस पर एक परत है जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल टी है। स्मॉल टी का ही हमको क्या ज्ञात करना है,
इसी का हमको मान ज्ञात करना है। क्योंकि इसका मान निकल जाएगा तो बूंद की व्यास निकल जाएगा। हमने एक छोटा सा पतला सा परत लिया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऑलिक अम्ल है ये, और ये आपका जल है। अब हमने क्या किया कि इसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए, इसको क्लियरली देखने के लिए, इसकी सतह, इसी परत को और पतला करने के लिए, पतला से पतला करने के लिए, हम सांद्रता इसका बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल इसमें मिला देते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल में 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल को मिला देते हैं। फिर इसके मिश्रण में से 1 सेंटीमीटर क्यूब हम निकाल करके इसमें फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल को डालते हैं। फिर मिश्रण में ऑलिक अम्ल की सांद्रता निकाल लेते हैं। ऑलिक अम्ल की सांद्रता 1/20 × 20, ठीक है बेटा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये हमारा मिश्रण आया है, इसी मिश्रण में से कुछ बूंदे, यह बूंदे निकाल करके हमने वाटर पे डालते हैं, तो हमको जो परत मिलती है, उसी परत पे जो बूंदे बनी होती हैं ऑलिक अम्ल की, उन्हीं बूंदों का हमको व्यास ज्ञात करना है। तो उस परत की मोटाई अगर हम ज्ञात कर लेते हैं कितना थिकनेस है, तो उसमें बूंदों का व्यास निकल जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन बूंदों को इसमें डाला, तो ये बूंदे जो है इनका मैंने इसकी परत की मोटाई हमने टी लिया, इसका पूरा क्षेत्रफल जो है ए है। तो माना हमने जो बूंदे हैं ये, उन बूंदों का आयतन जो है बेटा क्या है, वी है। तो ऑलिक अम्ल के n बूंदे हैं, n बूंदों का आयतन अगर हम निकालेंगे तो NV होगा। और ऑलिक अम्ल की बात कर रहे हैं तो उसकी सांद्रता का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1/20 × 20 है। अब ऑलिक अम्ल के परत का आयतन अगर हम देखते हैं तो A × T होगा। अब ये दोनों आयतन क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, ऑलिक अम्ल के ही हैं। अब ये पूरे परत की बात हो रही है, इस परत में ये बूंदे हैं, बूंदों का आयतन निकाला हमने, तो इस परत का भी आयतन निकाल सकते हैं A × T से। तो यहाँ से हमको T प्राप्त हो जाएगा, और हमको यही T ज्ञात करना था। तो बेटा आज हम लोगों ने लंबाई के मापन को ख़त्म कर दिया, पूरे लंबाई को अच्छे ढंग से, एकदम क्लियरली ढंग से हमने पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा द्रव्यमान का मापन, फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बाद समय का मापन, ठीक है बेटा। तो आप लोग अगर सभी वीडियो नहीं देखे हैं पीछे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट को खोल करके आप सारे वीडियो देख लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर जो चीज़ें ना समझ में आ हो आप कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो बेटा आप लोग देखते रहिए। थैंक यू सो मच।